हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर, सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ कि जो ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स है या तो कोई भी प्रकार की इनफर्टिलिटी की जो ट्रीटमेंट चल रही है, तो काफ़ी पेशेंट को क्वेश्चन होता है कि यह जो इनफर्टिलिटी के रिलेटेड ट्रीटमेंट चल रही है, उसमें जो भी मेडिसिन्स यूज़ होते हैं, जो भी ड्रग्स यूज़ होते हैं, क्या इनके कारण हमें कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे हम आईयूआई ट्रीटमेंट करते हैं या तो आईवीएफ की जो ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स यूज़ करते हैं, इंजेक्शंस वगैरह रहते हैं, गोनाडोट्रोफिन्स के जो इंजेक्शंस रहते हैं। तो जब भी इंजेक्शन देने का समय आता है, पेशेंट को एक्सप्लेन किया जाता है कि जब हम आईवीएफ साइकिल स्टार्ट करते हैं, तो ऑन एन एवरेज 10 to 12 डेज़ आपको इंजेक्शन लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं, उनके माइंड में यह क्वेरी होती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जो भी ऐसे कपल्स हैं जिनका अभी इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चल रहा है, या तो एआरटी यानी कि आईयूआई या तो आईवीएफ का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उनको यह वीडियो के माध्यम से मैं यह समझाना चाहती हूँ कि आपके जो भी ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स या तो गोनाडोट्रोफिन्स के जो इंजेक्शन चल रहे हैं, उसकी वजह से आपको कैंसर का रिस्क नहीं होता है। मेनली हम जब बात करते हैं तो फीमेल्स के रिलेटेड जो मोस्ट कॉमन कैंसर्स रहते हैं, तो फर्स्ट इज़ द ओवेरियन कैंसर, जिसके बारे में डिटेल में समझाने वाली हूँ। दूसरा जो है दैट इज़ अ एंडोमेट्रियल कैंसर, और तीसरा जो रहता है दैट इज़ अ ब्रेस्ट कैंसर। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं कि ओवेरियन कैंसर, क्योंकि जनरली आपका जब ट्रीटमेंट चलता है तो आपको ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स यानी कि ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए इंजेक्शंस दिया जाता है, और आपके जो एग्स हैं उसकी मैच्योरिटी के लिए, उसके ग्रोथ के लिए आपको टैबलेट्स दिए जाते हैं, जैसे लेट्रोजोल करके टैबलेट आता है, क्लोमिफेन साइट्रेट करके टैबलेट आता है, जिसकी वजह से आपके जो ओवरीज है उसमें जो नंबर ऑफ एग्स रहते हैं वह मैच्योर होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो एम रहता है इट इज़ अ मोनोफोलिकुलर, यानी कि सिंगल oocyte अच्छे से ग्रो करें, या तो बाईफॉलिकुलर यानी कि एक या दो फॉलिकल्स आपके अच्छे ग्रो करें, यह हमेशा हमारा एम रहता है। सो इसके लिए फॉर द नेचुरल साइकिल और फॉर द आईयूआई साइकिल जनरली टैबलेट्स यूज़ करते हैं, और कोई कोई पेशेंट्स रहते हैं जिसमें गोनाडोट्रोफिन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, गोनाडोट्रोफिन्स के जो इंजेक्शन होते हैं उसमें एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यह दोनों हार्मोन्स रहते हैं जो ऑलरेडी नेचुरली आपके बॉडी में सिक्रीट होते हैं, और बिकॉज ऑफ द इंजेक्शन इसके जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़े बढ़ते हैं ताकि दोनों ओवरीज में आपके फॉलिकल्स अच्छे से ग्रो करें। सो यह जो हार्मोन्स होते हैं यह स्टिमुलेट करते हैं आपके ओवरीज को फॉर द गुड फॉलिकल्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉलिकल्स। सो यह जो हार्मोन्स है इसकी वजह से एलएच और एफएसएच की मात्रा बढ़ती है, और जनरली ओवेरियन कैंसर जो है उसके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसमें पाया गया है कि यदि कोई महिला है जिनका वज़न ज़्यादा है, या तो जो महिला है जिनको पूरे लाइफ में एक भी बार प्रेगनेंसी नहीं रुका है, तो ऐसी जो महिलाएं हैं उनको ओवेरियन कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। बहुत सारे स्टडीज़ हैं जिसमें यह पाया गया है कि संतानहीनता यानी कि अगर इनफर्टिलिटी है, या तो यदि कोई महिला है जिसने अपने लाइफ में एक भी बार उसको प्रेगनेंसी नहीं रुका है, तो यह एक रिस्क फैक्टर होता है फॉर द ओवेरियन कैंसर। सो फ्रेंड्स, यह चीज़ आपको खास ध्यान में रखना है कि संतानहीनता जो है यह एक रिस्क फैक्टर है फॉर द ओवेरियन कैंसर, ना कि संतानहीनता की जो ट्रीटमेंट आपकी चल रही है और उसमें जो भी ड्रग्स यूज़ होते हैं, टैबलेट्स या तो इंजेक्शंस, उसकी वजह से आपको ओवेरियन कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता है। दूसरा कि यदि कोई पेशेंट है जिनको फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओवेरियन कैंसर है,
या तो ओवरवेट है, ओबेसिटी है, तो यह सारे रिस्क होते हैं। या तो जैसे काफ़ी बार पेशेंट्स रहते हैं कि जिनको मल्टीपल डिलीवरीज हुए हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हुए हैं, तो उल्टा आपको अगर ज़्यादा प्रेगनेंसी रुका है तो यह आपको ओवेरियन कैंसर का रिस्क कम करता है। यह चीज़ अच्छे से आपको ध्यान में रखना है कि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट की वजह से आपका ओवेरियन कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता है। दूसरा कि एंडोमेट्रियल कैंसर कि यूट्रस की जो लाइनिंग है कि जब भी आपका इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट चलता है तो आपको यूट्रस की लाइनिंग डेवलप करने के लिए टैबलेट्स वगैरह दिए जाते हैं, तो क्या इस वजह से भी आपका रिस्क बढ़ सकता है? ऐसे जो पेशेंट्स हैं जिनमें पीसीओएस है, उनमें ईस्ट्रोजन की जो मात्रा है वह हमेशा ज़्यादा रहती है। तो यह जो ट्यूमर होता है यह ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट होता है। तो पर से जिनको पीसीओएस है उनमें एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का रिस्क बढ़ जाता है। ना कि आपके इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट या तो आईवीएफ ट्रीटमेंट चल रही है उसकी वजह से आपको एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा यानी एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता है। जनरली जब भी हम देखते हैं कि एंडोमेट्रियल कैंसर के जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें भी ओबेसिटी, क्योंकि जब भी आपको ओबेसिटी या तो आप ओवरवेट है तो आपके बॉडी में ईस्ट्रोजन जो रहता है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। दूसरा कि हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे मैंने अभी बताया कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, तो इसमें भी आपके बॉडी में ईस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा रहती है। प्लस यदि कोई फैमिली हिस्ट्री है तो ऐसे पेशेंट में एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का रिस्क बढ़ जाता है। तीसरा हम बात करने वाले हैं कि ब्रेस्ट कैंसर कि काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि मैम इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट चल रही है तो क्या हमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा रहता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि ब्रेस्ट कैंसर भी जो है दैट इज़ ऑल्सो ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर। तो जो भी महिला है जिनके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादा समय तक रहता है, ऐसे पेशेंट में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। दूसरे की जो महिलाएं हैं जिन्होंने एक भी बार जिनको प्रेगनेंसी नहीं रुका है या तो जिन्होंने अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं दिया है, ऐसी महिला में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। जिन महिलाओं ने अपने बच्चे को अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग दिया है, एटलीस्ट जो हम गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली कहते हैं कि मिनिमम 1 ईयर आपको ब्रेस्ट फीडिंग देना चाहिए, उसमें भी 6 मंथ्स शुड बी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो जब भी आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपके इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट चल रही है उसमें जो ड्रग्स या तो इंजेक्शंस चल रहे हैं उससे आपको कैंसर का रिस्क यानी मेनली जैसे मैंने इस वीडियो में अभी समझाया कि ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता है। उसके स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स क्या है वो भी मैंने आपको डिटेल में समझाया है। तो आपको मैं आशा रखती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि यह ट्रीटमेंट के बेनिफिट्स होते हैं और कौन से पेशेंट्स होते हैं जिसमें यह कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा होता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कोई भी क्वेरीज़ है इस टॉपिक पे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड थैंक यू वंस अगेन।